हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेजिस्टिक कोड। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। आगे बढ़ने से पहले इट वुड मीन अ लॉट टू अस इफ यू कुड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेजिस्टिक कोड। लेट्स बिगिन। एक हिंदू मैरिज के लिए कई कंडीशंस फुलफिल करनी ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ जो मैरिज में एंटर करना चाहती हैं वो दोनों हिंदू हों, हिंदुइज्म के धर्म को फॉलो करती हों। नीदर पार्टी शुड हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसको पुराने ज़माने में बाइगमी बोला जाता था। एक आदमी की एक से ज़्यादा बीवी होती थी, तो ऐसे रिलेशनशिप को जब दूसरे मैरिटल रिलेशनशिप में वो एंटर किया है, उसको बाइगमस रिलेशनशिप बोलेंगे। So, in this context, because the act is of the year 1955, तो इस समय कहा गया था कि एक वैलिड मैरिज के लिए ज़रूरी है कि किसी भी पार्टी का कोई स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेल एंड फीमेल अलाइव नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अनदर मैरिज। At the time of marriage, no party should be incapable of giving valid consent in consequence of unsoundness of mind. अगर कोई पार्टी अनसाउंड माइंड की है, इस वजह से एट द टाइम ऑफ मैरिज वो अपना कंसेंट नहीं दे पा रही है टू द मैरिज, वो अपनी मर्जी नहीं बता पा रही है शादी करने की, क्योंकि उनका माइंड एक साउंड कंडीशन में नहीं है, तो ये अगर इस कॉन्टेक्स्ट में वो पार्टी कंसेंट दे भी देगी तो भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा। And thus the condition of a valid marriage shall not be fulfilled. Moving further, at the time of marriage कोई भी पार्टी ऑल्दो वैलिड कंसेंट दे पा रही है, पर ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र नहीं करनी होनी चाहिए, या फिर इतने एक्सटेंड तक मेंटली डिस्टर्ब्ड नहीं होनी चाहिए या डिसऑर्डर में नहीं होनी चाहिए कि वो अनफिट फॉर मैरिज हो जाएं या फिर वो प्रोड्यूस ना कर सकें आगे की जनरेशन्स को। So it is important that the party which is entering into marriage is of fit mental condition so that they can give consent to the marriage and also are capable to enter into marriage and procreate children, because marriage ka one of the objectives is to procreate children under Hindu law. At the time of marriage, no party has been subject to recurrent attacks of insanity. सो समटाइम्स देयर इज़ अ कॉन्टेक्स्ट कि कोई कॉन्टिन्यूसली मेंटली इल नहीं है, पर उन्हें अटैक्स आते हैं इंसैनिटी के। दे आर पीरियोडिकली सफरिंग फ्रॉम इंसैनिटी। सो मैरिज के टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पार्टी एंटर कर रही है उनको इंसैनिटी अटैक्स आते हों। ऐसी पार्टी मैरिज में एंटर नहीं कर सकती बिकॉज दे डू नॉट फुलफिल द कंडीशन टू एंटर इनटू मैरिज। जो ब्राइड ग्रूम है वो मिनिमम 21 साल का होना चाहिए। जो दूल्हा है जो शादी करना चाहता है मेल, वो 21 साल का होना चाहिए। जो ब्राइड है, दुल्हन है, फीमेल है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज, वो मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए। अब बात करते हैं दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस किया कि एज क्लॉज क्या है, मेंटल कैपेसिटी क्लॉज क्या है, और बाइगमस नेचर नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप का। अब दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस, एक तो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और एक सपिंदा रिलेशनशिप। अब सपिंदा रिलेशनशिप क्या होता है, सेक्शन 3F में क्लॉज 1 में डिफाइन किया गया है। आइए पढ़ते हैं। सपिंदा रिलेशनशिप with reference to any person extends as far as third generation inclusive in the line of ascent through the mother and fifth inclusive in the line of ascent through the father, the line being traced upwards in each case from the person concerned who is to be counted as the first generation. अब इसमें बहुत सारी डिटेल्स थी, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए देयर इज़ अ पर्सन, मेल है, एम नाम है उनका,
और उनको फर्स्ट जनरेशन काउंट किया जाएगा जब मुझे सपिंदा रिलेशनशिप डिटरमाइन करना है। तो लाइन ऑफ एसेंट क्या होता है आप समझते हैं। हमारे एसेंट्स होते हैं हमसे पहले की जनरेशन्स। तो जब हम लाइन ऑफ एसेंट गिनते हैं तो हम जो सबसे बिलो जनरेशन है, जिन जो पर्सन कंसर्न्ड है, जिनके कॉन्टेक्स्ट में रिलेशनशिप डिटरमाइन करना है, उनको फर्स्ट जनरेशन गिनेंगे। उनसे ऊपर वाली जनरेशन को सेकंड गिनेंगे, फिर उनसे ऊपर वाली जनरेशन को थर्ड गिनेंगे। ऐसे हम लोग गिनती करेंगे। सो आई जस्ट कोट इट इन द एग्जाम्पल। थर्ड जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द मदर होता है। मदर के कॉन्टेक्स्ट में थर्ड जनरेशन गिना जाता है और फादर के कॉन्टेक्स्ट में फिफ्थ जनरेशन गिना जाता है। अब जो एग्जाम्पल पे वापस आते हुए, एम इज द पर्सन हियर। एम के फादर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम गिन रहे हैं तो हम 5 जनरेशन्स को गिनेंगे। मतलब एम, एम के फादर, एम के ग्रैंडफादर, एम के ग्रेट ग्रैंडफादर और एम के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वो हो गया हमारा फिफ्थ जनरेशन। हम एक एक जनरेशन पहले जा रहे हैं। एम को गिन के हम उनके पर दादाजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उधर तक चले गए हैं। वो जो जनरेशन है वो सपिंदा तक काउंट हो रही है। अब आते हैं एम की मदर के कॉन्टेक्स्ट में। एम की मदर के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जैसे कि कहा गया कि 3 जनरेशन्स काउंट करनी है, तो हम एम को गिनेंगे, एम की मदर को गिनेंगे और एम की मदर की फादर और मदर की जनरेशन को गिनेंगे। सो हियर हम लोग गिन रहे हैं एम के नाना नानी यानी कि मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन तक। दैट इज द सपिंदा रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट। अब बात करते हैं कि दो लोग कब सपिंदा हो सकते हैं। इफ वन इज अ लीनियन असेंडेंट ऑफ द अदर्स विद इन द लिमिट्स ऑफ सपिंदा रिलेशनशिप। अब जो मैंने आपको फ्रेमवर्क समझाया, अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान का लीनियन असेंडेंट है, मतलब उस जनरेशन तक 3 और 5, जैसे मैंने बताया 5 फादर की साइड पे 3 मदर की साइड पे, उस जनरेशन तक कोई इंसान कंसर्न पर्सन हियर इज एम, जैसे कि मैंने बताया, उस कॉन्टेक्स्ट में उन जनरेशन्स में लाई कर रहा है तो वो सपिंदा होगा। या फिर इफ दे हैव अ कॉमन लीनियन असेंडेंट हु इज विद इन द लिमिट्स ऑफ सपिंदा रिलेशनशिप। कॉमन लीनियन असेंडेंट मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तक गिना, तो वो जो एम के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है वो हो सकता है इफ एम इज सपोज टू मैरी एन, लेट्स से, तो वो जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है वो एन से रिलेटेड हो विद इन द सपिंदा रेंज, तो एम और एन की शादी नहीं हो सकती because this common linear ascendant is between m and n। अब बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क के बारे में। द पार्टी शुड नॉट बी सपिंदाज ऑफ ईच अदर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में। The party should not be within the degrees of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them permits a marriage between the two। कस्टम और यूजेज वाला जो पॉइंट है वो सपिंदास पे भी अप्लाई करता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 पार्टीज ली थी, एम और एन, जिनकी मैरिज होना क्वेश्चन में है, और मान लीजिए ये एक ऐसे कस्टम से गवर्नड है या ऐसे यूजेज से गवर्नड है जो कि अलाउ करते हैं कि अगर सपिंदा होगे भी तो भी मैरिज अलाउ कर देंगे, तो सपिंदा होना अफेक्ट नहीं करेगा एंड दे कैन स्टिल गेट मैरिड इवन इफ देयर इज अ कॉमन लीनियर असेंडेंट और इवन इफ देयर इज अ कॉमन link of sapinda between them, still they can get married। The same condition applies to degrees of prohibited relationship। अब डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होता क्या है, सेक्शन 3G में बताया गया है। इफ वन इज अ लीनियन असेंडेंट ऑफ द अदर, अगर एक इंसान दूसरे इंसान का लीनियन असेंडेंट है तो वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं और ये इस वजह से शादी नहीं कर सकते। मतलब लीनियन असेंडेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल एम इज द पर्सन एंड उनके लीनियन असेंडेंट हो गए उनके चाचा जी, उनकी चाची जी, उनकी मदर, उनके फादर, दे आर लीनियन असेंडेंट। उनके दादाजी दादी, ये सब लीनियन असेंडेंट्स हैं उनके। इफ वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर, सो कोई अगर, जहाँ पर मतलब एम की बात ही कर रहे हैं यहाँ पर, और
उनके जो वो पर्टिकुलरली वाइफ या हस्बैंड है एक लीनियन असेंडेंट या डिसेंडेंट के ऑफ द अदर। मतलब एम के जो लीनियन असेंडेंट या डिसेंडेंट है, एन उनकी वाइफ या हस्बैंड हो तो भी एम और एन के बीच में मैरिज नहीं हो सकती। आई एम कोटिंग द सेम एग्जाम्पल एम और एन का। अगर एन जो है वो वाइफ या हस्बैंड है एम के लीनियन असेंडेंट या डिसेंडेंट की, तो उनके बीच में शादी नहीं हो सकती। सो एम इज़ अ मेल, एन इज़ अ फीमेल। अगर एन वाइफ है एम के लीनियन असेंडेंट या डिसेंडेंट की, तो एम और एन के बीच में शादी नहीं हो सकती। लीनियन असेंडेंट हुआ फादर, मदर, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, उस कॉन्टेक्स्ट में। और डिसेंडेंट हुआ जैसे कि एन का सन है और उसकी वाइफ है। द सन इज मैरिड एंड ही हैज़ अ वाइफ, सो M cannot get married to the daughter-in-law in this context. Moving further, a prohibited degree of relationship में और क्या example हो सकता है? If one was the wife of the brother or of father's or mother's brother or of grandfather's or grandmother's brother of the other. अब एक फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं, यहाँ पर एन एक फीमेल है। अगर एम और एन की मैरिज होनी है और एन जो है वो एम के ब्रदर की वाइफ है, या फिर एम के फादर की वाइफ है, या फिर एम की मदर्स ब्रदर की वाइफ है यानी कि मामी है, या फिर एम के ग्रैंडफादर की वाइफ है, या फिर ग्रैंड मदर्स ब्रदर की वाइफ है। सो यहाँ पर एम और एन की शादी नहीं हो सकती। अब अगर एम और एन ब्रदर एंड सिस्टर हैं, या फिर अंकल एंड नीस है यानी कि मामा भांजी जैसा कुछ रिलेशनशिप है, या फिर आंट एंड नेफ्यू है जैसे कि मासी और मासी बुआ भांजा और वैसा रिलेशनशिप है। सो नेफ्यू और नीस इज लाइक द चाइल्ड ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर। सो पेटर्नल और मेटर्नल आंट एंड द नेफ्यू और चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके बीच में भी शादी नहीं हो सकती। और ऑफ टू ब्रदर्स और ऑफ टू सिस्टर्स, अगर दो भाइयों के बच्चे हैं लाइक चाचा जी ताया जी, उनके बच्चे हैं, उनके भी आपस में प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है। या फिर दो सिस्टर्स के बच्चे हैं आपस में, देर इज मेटर्नल आंट मासी, उनके बच्चे हैं। सो हियर ऑल्सो देर इज अ डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ऑफकोर्स देर इज अ एक्सेप्शन, अगर कस्टम और यूजेज अलाउ करता है मैरिज बिटवीन सच टू पीपल, तो यहाँ पर कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी एंड these relationships or these people in these relationships can still get married. So with this we have discussed the conditions of a valid marriage. I really hope you understood the concept. If anyone has any doubt, you can put them in the comment section below. I would be happy to answer them. Thank you so much. Please subscribe to our channel Legistic Code.